नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमवी पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जेपी कुमार प्रजापति और हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। और इसके अंदर हम 4 चैप्टर क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है सेल। कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेल। और सेल के अंदर हम सेल के जो टाइप्स है उनमें से हम सेल मेम्ब्रेन को कवर कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। इसके बारे में न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। बताना ऊपर जो और भी ऊपर आ रहा है। हाँ और भी ऊपर आ रहा है क्या क्या पढ़ रहे हैं? सेल। और सेल के अंदर हम कल पढ़ चुके थे किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम क्या कह रहे थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? ठीक है ना। और हम पढ़ रहे हैं आज क्या? न्यूक्लियस। इसको पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है ये कहाँ है? सेंटर। कहाँ है? सेंटर। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। क्या है? और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है। सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स है, इन सब में से क्या है? सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स, अंग, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियर एनवलप होगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनवलप होगा। तो जनाब ये हो गया न्यूक्लियर एनवलप, हो गया क्या? ये हो गया न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है ना। क्या हो गया? न्यूक्लियर एनवलप। तो मैं यही लिख देता हूँ ना, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियर एनवलप के अंदर न्यूक्लियोपोर होंगे। क्या होंगे? न्यूक्लियोपोर, कल भी बता चुका हूँ। तो ये होगा, ये जो चित्र दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है? न्यूक्लियोपोर, ठीक है। न्यूक्लियोपोर हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि एक डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोलस। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर क्या रहेगा? डीएनए या आरएनए जो भी है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। जिसे मैं क्या क्रोमेटिन बोल दूं या क्रोमोसोम बोल दूं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? इसका क्या लिखा था बोलो कल? क्रोमेटिन। क्या हो गया इसका? क्रोमेटिन। क्या हो गया? क्रोमेटिन। क्या हो गया? क्रोमेटिन, ठीक है ना।
तो ये है न्यूक्लियस के पार्ट। क्या है? न्यूक्लियस के पार्ट। अब तुम्हें देखना है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस जो है उसको डिस्कवर्ड बाय, यानी इसको डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। यानी कि इसका जो श्रेय जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब? 1831 के अंदर। कब? 1831 में। अब मैं कह दूं कि हमारी कंप्लीट बॉडी जो है, उस कंप्लीट बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सही बात है। बट मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये मैं बता चुका हूँ, जब ब्लड सेल्स पढ़ी तो बता चुका हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो कंप्लीट बॉडी सेल्स है, कंप्लीट बॉडी सेल्स जो है, उन कंप्लीट बॉडी सेल्स क्या करते हैं? कंटेन या कंसिस्ट न्यूक्लियस एक्सेप्ट यानी के सिवाय। और किसके सिवाय? मैच्योर आरबीसी। किसके? जो मैच्योर आरबीसी है, उस मैच्योर आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये बात समझ में आ गई। और इसको जो सर्वप्रथम जो केंद्रक है ना, उस केंद्रक जो है, उस केंद्रक को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ। ठीक है ना? तो इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने सर्वप्रथम देखा था कि जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, यानी सेल के अंदर, इनसाइड द सेल प्रेजेंट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और किसके अंदर देखा था? इन फिश। किसके अंदर? इन फिश। और क्या देखा था? देखा क्या था? ये देखा था कि जो फिश है, उसकी जो आरबीसीज है, वो जो सेल्स है, उन सेल्स के अंदर क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस। और किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ। किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ। देखिए मछलियों में की जो आरबीसी थी ना, उन मछलियों की जो आरबीसी थी, जो फिश थी, उनकी जो आरबीसी थी, उसके अंदर इसको देखा था। ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये बात, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या आपको? बोलो बोलो बोलो। आ रही है समझ में? अब क्या है कि प्रत्येक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। लेकिन जो हमारी जो मस्कुलर सेल है, क्या मस्कुलर सेल, सॉरी स्केलेटल जो मसल्स है ना, उन स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? काफी सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। किसके अंदर? स्केलेटल मसल्स के अंदर। मसल्स हैज मल्टी न्यूक्लियस। स्केलेटल जो मसल्स हैं, उस स्केलेटल मसल्स के अंदर स्केलेटल क्या? स्केलेटल क्या होता है? ये मसल्स कहाँ पाई जाती है? अब देखो, स्केलेटल जो मसल्स है, इन स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस। अब जब हम पढ़ेंगे ना मस्कुलर सिस्टम कि कौन सा स्ट्रेटिफाइड, कौन नॉन स्ट्रेटिफाइड, कौन सा जो मसल्स है वॉलंटरी होता है, कौन सा मसल्स इनवॉलंटरी होता है, तो तब जाके हम इसको पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल तो स्केलेटल के अंदर ही होगी। सीधी सी बात है। कार्डियक मसल तो कार्डियक के अंदर ही होगी। नहीं ये बात समझ में? आ जाओ ये आगे क्लियर रखिए से बैठ जाओ। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? तो स्केलेटल जो मसल्स हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि काफी सारे, यानी कि यहाँ एक न्यूक्लियस है, लेकिन इसके अंदर कितने सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे? बस डायग्राम बना के भी बताऊं उनको, कैसे बताऊं बाद में। जैसे इस तरीके से हो गया, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, एक ही मसल्स के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस हो गए। ठीक है। अब आती है
देखिए एक तो सेल होती है डिवाइडिंग सेल और एक होती है नॉन डिवाइडिंग सेल। अब जो एक जो सेल है ना, एक जो सेल है वो अपनी साइकिल जो कंप्लीट करता है कि डिवीजन जो उसमें होता है, एक सेल से जब दो सेल्स बनेंगी तो उसमें टाइम लगेगा 24 आवर्स का। कितना? 24 आवर्स। ये बात समझ में आ गई क्या? कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स। अभी जो नॉन डिवाइडिंग सेल है ना, एक तो डिवाइडिंग सेल, इसको मिटा देंगे यानी एक तो होती है डिवाइडिंग सेल, ठीक है ना, और एक होती है नॉन डिवाइडिंग सेल। क्या होती है? नॉन डिवाइडिंग सेल। अभी जो नॉन डिवाइडिंग सेल है, सपोज ये एक सेल थी, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, फिर इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो डिवीजन हुआ क्या? डिवीजन तो नहीं हुआ। वही यहाँ एक न्यूक्लियस है, वही यहाँ एक है, वही, लेकिन सेल तो पूरी बराबर है, ठीक है ना। एक ही सेल थी तो डिवीजन हुआ ही का। तो ये जैसे सपोज क्या है? नॉन डिवाइडिंग सेल है। क्या है? नॉन डिवाइडिंग सेल। और जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उनके अंदर प्रेजेंट होगा क्या? क्रोमेटिन। क्या होगा? क्रोमेटिन। ठीक है ना। अब जैसे ही ये जो सेल है, जैसे डिवाइडिंग सेल की बात करें, जैसे ये सेल है अपने आकार में चेंज करेगी, तो सबसे पहले डिवीजन होने से पहले वो खाएगी, पिएगी, मोटी होगी, तब जाके तो डिवीजन होगा। नहीं होगा क्या भाई? सीधी सी बात है कि हमें कुछ काम करना हो, मान लो कोई भी काम करना हो, अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो हम क्या करेंगे? कर सकते हैं क्या? तो पहले इसी तरीके से सेल खाएगी। अपने ही लगा लो ना, जैसे कि सपोज कि जब हम बच्चे थे, ठीक है, तो हमारी जो हेल्थ थी वो कम थी, जैसे जैसे बड़े हो गए हेल्थ बढ़ती गई और वो सेल गए तो खेल है सारा, नहीं है क्या? ठीक है ना। तो धीरे धीरे सेल ने क्या हुआ? खाया, पिया और क्या हो गई? ठीक है ना। यानी कि इसका जो साइटोप्लाज्म है ना, वो साइटोप्लाज्म क्या हुआ? इंक्रीज। साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज हो रहा है, हाँ जी। तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। यानी कि इसलिए क्या लिए? अपने पूरे न्यूट्रिशन ले लिए, ठीक है ना। क्या लिए? पूरे के पूरे न्यूट्रिशन, यानी कि ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। यानी जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म की जो ग्रोथ कंटेंट है उसने क्या किया? उसने क्या की? ग्रोथ की। अब जैसे ये जो सेल है, अब मैं क्या कह रहा था कि यहाँ क्रोमेटिन है। अब जो सेल नॉन डिवाइडिंग सेल होगी उसके अंदर क्रोमेटिन, ठीक है ना। रेस्ट स्टेज में तो क्रोमेटिन होगा, और जैसे ये डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगी तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। तो मैं जो समझाना चाह रहा था वो क्या समझाना चाह रहा कि डिवाइडिंग जो सेल है, उस डिवाइडिंग सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है ना। डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी इसके अंदर हो सकता है। नीचे तक आ रहे हैं क्या? यानी कि डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। कि जैसे क्रोमेटिन की बोले ना, तो क्रोमेटिन हो गया हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्या? हिस्टोन प्रोटीन। और इसको मिला के क्या बनता है? क्रोमेटिन। इसको डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिला के क्या बन रहा है? क्रोमेटिन, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे ही सेल डिवाइड क्या नाम से डिवीजन करेगी, तो जैसे हमारा सपोज कि ये क्रोमोसोम था, कैसा? यानी कि ये क्रोमोसोम था जैसे इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये क्रोमोसोम कंडेंस होंगे। कंडेंस कैसे होंगे? यानी कि ये दूर था, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाके इस तरीके से हो जाएगा, यानी कंडेंस हो गया ना। जैसे गट्टक का धागा है, एक तो तुम सीधा रखो तो वो तो एक क्रोमेटिन हो गया, और जैसे उसको तुमने इस तरीके से क्या नाम से गूंद लिया तो वो क्या हो गया? क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में कुछ अंतर समझ में आया क्या आपको? बोलो। यस सर। तो अब क्या होगा? अब इसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जा रहे हैं ना, तो आरएनए में से जो है एमआरएनए और टीआरएनए जो है वो नहीं पाए जाते। कौन कौन से? आरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ये नहीं पाया जाता, ठीक है ना। बाकी के जो आरएनए है वो इसके अंदर फाउंड होते हैं, ठीक है। अब ये जो है न्यूक्लियस के अंदर ये हो गया तुम्हारा डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। तो ये था तुम्हारा एक न्यूक्लियस के बारे में। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ना,
ये न्यूक्लियोलस, ये रहा न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। इसके बारे में देखो थोड़ा, ये जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है, तो न्यूक्लियोलस जो है वो इन्वॉल्व होता है किसके सिंथेसिस के लिए, और किसके सिंथेसिस के लिए, कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, यानी कि जो राइबोसोम है इस राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए कौन इन्वॉल्व होगा, न्यूक्लियोलस, कौन, न्यूक्लियोलस, ठीक है। एनवलप जो है वो है ही, न्यूक्लियर पोर्शन से कहते हैं, बताइए दिया न्यूक्लियर एनवलप क्या है ही, और न्यूक्लियर क्या है। तो ये था तुम्हारा न्यूक्लियस के, यदि किसी को कुछ और पता हो इसके बारे में तो वो बता सकता है हमें, कि कुछ रह गया हो तो बोलो। ये जो न्यूक्लियोलस है ना, ये क्या करता है, हमें पता है राइबोसोम की 2 यूनिट होती है ना, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट। तो ये दोनों यूनिट जो है ना उनको जोड़ने का काम करता है, ऐड करने का। आगे बात समझ, सिंथेसिस तो करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये दोनों है ना, इन दोनों को क्या करेगा, जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, न्यूक्लियोलस। कौन कर रहा है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और उसके बाद उसको असेंबल करता है, जैसे ये तो हो गई लार्ज यूनिट और ये हो गई स्मॉल यूनिट, और जोड़ दिया किसने, न्यूक्लियोलस, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बस रोज एक टॉपिक को खींचते हुए चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है, शुक्रिया।